तो हेलो गाइज, ये है वेडनेसडे सीरीज का 3rd एपिसोड। अगर आपने अभी तक पिछले 2 एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो एपिसोड्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दी है, आप वो एपिसोड भी देख सकते हैं। तो वेडनेसडे के 2nd एपिसोड में हमने देखा था कि वेडनेसडे उस पिक्चर का सच जानना चाहती है, इसीलिए वो उस बुक को ढूंढ रही है जिसमें से रोवन ने वो पिक्चर फाड़ी थी। वो बुक को ढूंढते हुए एक गुप्त लाइब्रेरी में पहुंच जाती है जहाँ पर कोई उसे किडनैप कर लेता है। अब आगे स्टोरी में दिखाया जाता है कि वेडनेसडे के हाथ बंधे हुए हैं और उसका मुंह काले कपड़े से ढका हुआ है। कोई वेडनेसडे के चेहरे पर से कपड़ा हटाता है, वह चारों ओर देखती है। वहाँ पर कुछ लोग नकाब पहने खड़े हुए हैं। एक नकाब पोश भारी आवाज में वेडनेसडे से पूछता है, हमारे खुफिया अड्डे की सीमा किसने लांगी? इस पर वेडनेसडे कहती है कि तुम अपना मास्क हटा सकती हो बियंका, और तभी सब अपना मास्क हटा लेते हैं। ये सब बियंका के साथी हैं, इसमें ज़ेवियर भी होता है। ज़ेवियर वेडनेसडे से पूछता है कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँची? तब वेडनेसडे उसे बताती है कि रोवन से मिली पिक्चर के कारण उस किताब को ढूंढते ढूंढते वो यहाँ तक पहुँच गई। तब बियंका और उसके साथी उसे बताते हैं कि ये नाइट शेड नाम का एक सीक्रेट क्लब है और यहाँ पर बाहरी लोगों का आना मना है। फिर वेडनेसडे उनसे पूछती है कि पर ये क्लब तो काफी साल पहले बंद कर दिया गया था। तब बियंका उसे बताती है कि 30 साल पहले इस क्लब के एक मेंबर की वजह से एक नॉर्मल लड़के की मौत के बाद ये क्लब ऑफिशियल तौर पर बंद कर दिया गया था, पर क्योंकि इस क्लब के कई मेंबर अमीर बच्चों में से एक हैं, इसीलिए इसे गुप्त रूप से चालू रहने दिया गया। और इस ग्रुप के सीक्रेट मेंबर यहाँ पर आकर लेट नाइट पार्टी करते हैं और एंजॉय भी करते हैं, पर ये सब शांति से ही करते हैं ताकि इसके बारे में किसी को पता न चल सके। फिर बियंका अपने साथियों से पूछती है कि अब वेडनेसडे का क्या करना है। ज़ेवियर वेडनेसडे को क्लब में शामिल होने के लिए कहता है और वेडनेसडे के पेरेंट्स की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि कभी वो भी इस क्लब का हिस्सा थे, पर क्योंकि बियंका वेडनेसडे को पसंद नहीं करती इसीलिए वो उसे ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मना कर देती है। इस पर वेडनेसडे बोलती है कि मैंने तुम्हारे ही तरीके से तुम्हें उस गेम में हरा दिया था, तुम इसीलिए ये सब बोल रही हो। और फिर खुद वेडनेसडे ही उस क्लब में शामिल होने के लिए मना कर देती है। सभी स्टूडेंट्स उसे शॉक्ड होकर देखने लगते हैं। बियंका वेडनेसडे के हाथ खोलने के लिए कहती है, पर वेडनेसडे ने अपने हाथ खुद ही खोल लिए थे। फिर वो ज़ेवियर के हाथ से पिक्चर लेती है और जाते हुए उन सबसे कहती है कि तुम सब नौसिखियों की वजह से ही किडनैपिंग बदनाम है, और वो सब एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। फिर अपने रूम में जाकर वेडनेसडे दोनों फोटो को मिलाकर उस कंप्लीट पिक्चर को देखती है जिसमें एक आदमी तलवार लेकर उस लड़की के सामने खड़ा होता है। नेक्स्ट डे प्रिंसिपल लैरिसा सभी स्टूडेंट्स को बताती है कि जेरिको शहर में आउटरीच डे नाम का प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। ये प्रोग्राम हर साल में एक बार किया जाता है और इस प्रोग्राम में आउटकास्ट बच्चों को नॉर्मल लोगों से मेल बढ़ाने का मौका दिया जाता है। इस प्रोग्राम में नेवरमोर एकेडमी के बच्चों को जेरिको शहर के अलग अलग दुकान में जाकर काम करना है। बॉटनी टीचर सभी स्टूडेंट्स को एक एक कार्ड देती है जिसमें स्टूडेंट्स को जिस जगह जाकर काम करना है उस जगह का नाम लिखा होता है। सभी स्टूडेंट्स स्कूल बस से जेरिको शहर जाते हैं। जैसे ही वेडनेसडे स्कूल बस से उतरती है उसे वहाँ पर ज़ेवियर मिलता है। वेडनेसडे ज़ेवियर से कहती है कि वो अभी भी रोवन को मारने वाले मॉन्स्टर को ढूंढ रही है, तो ज़ेवियर कहता है कि सभी जानते हैं रोवन जिंदा है, सभी ने उसे स्कूल छोड़कर जाते हुए देखा है। फिर ज़ेवियर वेडनेसडे को बताता है कि उसने रोवन को काफी मैसेजेस भी किए हैं, लेकिन शायद वो एकेडमी से दूर ही रहना चाहता है, इसीलिए उसने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं किया। फिर वेडनेसडे ज़ेवियर को वो ड्राइंग दिखाकर पूछती है कि तुम लाइब्रेरी में ये ड्राइंग देखकर बिल्कुल भी चौंके नहीं थे, तो क्या तुमने इस ड्राइंग को पहले भी कहीं देखा है? ज़ेवियर वेडनेसडे को बताता है कि उसने इस ड्राइंग को रोवन की डेस्क पर देखा और जब उसने रोवन से इस ड्राइंग के बारे में पूछा तो वो गुस्सा हो गया और उसने अपनी शक्तियों से मुझे दीवार पर पटक दिया। ज़ेवियर को लग रहा था कि रोवन ने इसे लाइब्रेरी से चुराया था। वेडनेसडे ये सारी घटना अपने विजन में ऑलरेडी देख चुकी है। ज़ेवियर वेडनेसडे से पूछता है कि ये ड्राइंग तो 25 साल पुरानी है और तुम इस ड्राइंग में क्रैकस्टोन के साथ क्या कर रही हो? वेडनेसडे आश्चर्य से पूछती है कि तुम इस ड्राइंग वाले आदमी को जानते हो? ये आदमी कौन है? ज़ेवियर वेडनेसडे को बताता है कि ये क्रैकस्टोन है, जेरिको शहर की सबसे बड़ी हस्ती, और ये जेरिको शहर का फाउंडर है। फिर वो वेडनेसडे को क्रैकस्टोन का पोस्टर भी दिखाता है जिस पर पिलग्रिम वर्ल्ड का नाम लिखा हुआ होता है। पिलग्रिम वर्ल्ड जेरिको शहर की काफी अच्छी घूमने की जगह है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि इस प्रोग्राम में जेरिको शहर का मेयर भी आया हुआ है। वो इंसानों और आउटकास्ट के बीच एक अच्छा रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने आज क्रैकस्टोन के स्टैचू के उद्घाटन में नेवरमोर एकेडमी को भी इनवाइट किया है। तभी वहाँ पर शेरिफ आकर मेयर से मिलता है और वो मेयर को बताता है कि शहर में हो रहे इन मर्डर्स के पीछे कहीं न कहीं नेवरमोर एकेडमी के आउटकास्ट बच्चों का ही हाथ है। मगर मेयर शेरिफ से कहते हैं कि उन्हें बेवजह नेवरमोर एकेडमी को टारगेट नहीं करना चाहिए और याद रखना चाहिए कि शहर के डेवलपमेंट में काफी पैसा नेवरमोर एकेडमी से ही आता है, इसीलिए आपको जाकर उस भालू को ढूंढना चाहिए जो असल में इन मर्डर्स के पीछे है। फिर मेयर आकर वहाँ पर सभी का वेलकम करता है। इसी समय पर प्रिंसिपल लैरिसा स्टेज पर आकर सभी स्टूडेंट्स को उनका टास्क कंप्लीट करने के बाद स्टैचू के उद्घाटन के लिए इसी जगह पर वापस इकट्ठा होने को कहती है। सभी बच्चे अपना टास्क पूरा करने के लिए चले जाते हैं। तभी
वेडनेसडे एनिड के पास आती है और अपना वर्क प्लेस एक्सचेंज करने के लिए कहती है। पहले तो एनिड मना कर देती है, पर जब वेडनेसडे उसे बताती है कि एनिड का क्रश एजेक्स भी उसी जगह पर है तो एनिड मान जाती है। एनिड को वर्क प्लेस में मिला था पिलग्रिम वर्ल्ड। ये वही जगह है जिसके पोस्टर पर क्रैकस्टोन की फोटो लगी हुई थी और पिलग्रिम वर्ल्ड में जाकर वेडनेसडे क्रैकस्टोन के बारे में पता करना चाहती थी, इसीलिए उसने एनिड से अपनी वर्क प्लेस बदली। अगले सीन में दिखाते हैं कि पिलग्रिम वर्ल्ड में बियंका और उसके साथी भी हैं। फिर वहाँ पर पिलग्रिम वर्ल्ड की केयर टेकर आती है जो स्टूडेंट्स को पिलग्रिम वर्ल्ड की 2 नायाब जगहों के बारे में बताती है, जिसमें से एक जगह मीटिंग हॉल होती है जहाँ पर क्रैकस्टोन की कुछ अनमोल चीजें रखी हुई होती हैं। वेडनेसडे मीटिंग हॉल में जाने की डिमांड करती है, पर केयर टेकर यह कहकर मना कर देती है कि वहाँ पर अभी मरम्मत का काम चल रहा है, इसीलिए वहाँ जाने की अनुमति किसी को भी नहीं है। फिर केयर टेकर सभी बच्चों को एक ड्रेस देती है और सभी टूरिस्ट को मिठाई सर्व करने का काम देती है। सभी बच्चे टूरिस्ट्स को मिठाई सर्व करने का काम करने लगते हैं, पर यूजिन कहीं बैठकर मिठाई खाने लगता है। ये करते हुए उसे कुछ नॉर्मल बच्चे देख लेते हैं और वो यूजिन को मारने पहुंच जाते हैं। इतना खाने के बाद यूजिन को उल्टी आ जाती है और उनमें से एक बच्चे पर वो उल्टी कर देता है। अब वो यूजिन को मारना चालू कर देते हैं। इन लड़कों में से एक लड़का मेयर का बेटा है और बाकी सब उसके फ्रेंड्स हैं, और ये वही लड़के हैं जिन्हें एपिसोड फर्स्ट में कॉफी शॉप में वेडनेसडे ने खूब पीटा था। तभी वहाँ पर वेडनेसडे आ जाती है और यूजिन को बचाकर उन्हें फिर से सबक सिखाती है। वो वहाँ से भाग जाते हैं। वेडनेसडे यूजिन के कपड़े साफ करती है। यूजिन उसे बताता है कि उसका कोई दोस्त नहीं है, तो वेडनेसडे उसे बताती है कि तुम्हें देखकर मुझे अपने भाई पक्सली की याद आती है, बस मुझे तुम्हारा गला दबाने का मन नहीं करता। इसके बाद वेडनेसडे यूजिन के साथ मीटिंग हॉल जाती है और यूजिन को मीटिंग हॉल के बाहर खड़ा होकर नजर रखने को कहती है। मीटिंग हॉल में थिंग उसे एक फोटो की ओर इशारा करता है। वेडनेसडे देखती है कि वो पेंटिंग 400 साल पुरानी है और फोटो में वही लड़की है जो उसे कई बार विजन्स में दिखी है और रोवन की फोटो में भी है। फोटो में इस लड़की के हाथ में एक काली किताब होती है। वेडनेसडे को वो काली किताब वहीं रखे कांच के एक बॉक्स में मिलती है, मगर वो किताब खोलने पर उस किताब के पन्ने खाली होते हैं। वेडनेसडे को पता चल जाता है कि ये तो नया मीटिंग हॉल है और पुराना मीटिंग हॉल तो कहीं और ही है। तभी वहाँ पर पिलग्रिम की केयर टेकर यूजिन को लेकर अंदर आती है और वेडनेसडे पर काफी गुस्सा होती है। वेडनेसडे केयर टेकर से असली बुक के बारे में पूछती है। केयर टेकर वेडनेसडे को बताती है कि असली बुक कुछ महीनों पहले चोरी हो गई थी। दूसरी ओर हमें दिखाते हैं कि एजेक्स और एनिड एक एंटी स्टोर में बातें कर रहे हैं। एनिड अपनी बातों से एजेक्स को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, पर एजेक्स एनिड के इमोशन समझ ही नहीं पाता। फिर एनिड एजेक्स से डायरेक्ट कहती है कि मैं इतनी देर से तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि तुम मुझे डेट पर आने को कहो। दरअसल एजेक्स एक गोर्गोन है और गोर्गोन दूसरों को पत्थर में बदलने की शक्तियाँ रखते हैं, इसीलिए वो दूसरों से ज्यादा मिलते जुलते नहीं है ताकि वो उन्हें कहीं कोई नुकसान न पहुंचा दे। एनिड ये सुनकर कहती है कि वो पत्थर बनना तो टेम्परेरी है और उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो एक दूसरे के लिए एक डेट प्लान करते हैं और रात में मिलने का वादा करते हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी वहाँ आता है और एक कैमरा चुरा कर ले जाता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि वेडनेसडे टाइलर से मिलने कॉफी शॉप में आती है। यहाँ पर उसे जेवियर भी मिलता है जिसकी ड्यूटी यहाँ पर लगी है। वेडनेसडे जेवियर से कहती है कि वो यहाँ टाइलर से मिलने आई है। ये सुनकर जेवियर को बुरा लगता है और वो वेडनेसडे को टाइलर से दूर रहने को कहता है। वेडनेसडे जेवियर से कहती है कि मुझे किससे बात करनी है ये फैसला मैं करूंगी। तभी वहाँ पर टाइलर आ जाता है। वेडनेसडे टाइलर से पुराने मीटिंग हॉल का पता पूछती है क्योंकि टाइलर उस शहर में ही रहता है और उसे यहाँ के सारे एड्रेसेस के बारे में ज्यादा पता होगा। वेडनेसडे एक नक्शा टाइलर के सामने रखती है। टाइलर नक्शे में पुराने मीटिंग हॉल की जगह बता देता है। फिर टाइलर उसे बताता है कि वो जगह एक खंडर में बदल चुकी है और अब वो आवारा लोगों का अड्डा बन चुका है, पर वेडनेसडे को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो मीटिंग हॉल देखने के लिए जंगल पहुंच जाती है। यहाँ वाकई में एक वीरान सा खंडर होता है। तभी यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी बाहर निकल कर आता है। ये वही आदमी है जिसने कैमरा चुराया था। वो वेडनेसडे से बदतमीजी करने लगता है। थिंग उस आदमी को अच्छा सबक सिखाता है और थिंग से डरकर वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। लेकिन वेडनेसडे को उस मीटिंग हॉल में कुछ भी नहीं मिलता। थिंग उसे अपने उंगलियों के इशारों से वहाँ की दीवारें छूने को कहता है ताकि उसे कोई विजन आ सके। वेडनेसडे ठीक ऐसा ही करती है और वो सारी दीवारों को छूने लगती है। जब वो एक बड़े दरवाजे को छूती है तो उसे एक विजन आता है जहाँ पर क्रैकस्टोन और कुछ और लोग उसकी तरह दिखने वाली लड़की को घेरे हुए खड़े हैं। सभी लोगों के हाथों में एक मशाल है और क्रैकस्टोन उस लड़की को मार रहा है। वो उसे चुड़ैल कह रहा है। क्रैकस्टोन उस लड़की को गुडी एडम के नाम से बुलाता है। क्रैकस्टोन गुडी एडम्स को एक कमरे में बंद कर देता है जहाँ पर दूसरे आउटकास्ट लोगों को भी जमीन में जंजीर से बांधा हुआ था। इसमें गुडी एडम्स के पेरेंट्स भी होते हैं। क्रैकस्टोन गुडी एडम्स और इन लोगों को एक कमरे में बंद करके अपने आदमियों से आग
आग लगाने को कहता है। गुडी एडम्स अपनी माँ को छुड़ाने की कोशिश करती है पर बाहर लोगों ने आग ऑलरेडी लगा दी है। उसकी माँ उसे वहाँ से भाग जाने को कहती है और बढ़ती हुई आग को देखकर गुडी वहाँ से एक खुफिया रास्ते के जरिए निकल जाती है। फिर वेडनेसडे के चारों तरफ धुआं सा दिखाई देने लगता है। तभी गुडी एडम्स उसके पास आकर कहती है कि क्रैकस्टोन तुम सबको मार डालेगा। तभी क्रैकस्टोन वहाँ आकर वेडनेसडे से कहता है कि तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकती। ठीक इसी समय वेडनेसडे अपने विजन से बाहर आती है। फिर वो थिंक को गुडी एडम्स के बारे में बताती है। वो जान जाती है कि गुडी एडम्स उसकी पूर्वज थी। तभी वहाँ पर वेडनेसडे को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और दीवार के एक छेद से एक बड़ी सी आंख उसे दिखाई देती है और एक अजीब सा जानवर उसे देखकर वहाँ से भागने लगता है। थिंक और वेडनेसडे उसका पीछा करते हैं। वेडनेसडे को बारिश की वजह से गीली जमीन पर उस मॉन्स्टर के पैरों के निशान दिखते हैं जो आगे चलकर एक इंसान के पैरों के निशान में बदल जाते हैं। वेडनेसडे समझ जाती है कि ये कोई हाइड है। हाइड वो लोग होते हैं जिनके पास मॉन्स्टर में बदलने की पावर होती है। ठीक इसी समय ज़ेवियर वहाँ पर आ जाता है। वेडनेसडे ज़ेवियर से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ज़ेवियर वेडनेसडे को बताता है कि उसने कॉफी शॉप में सुन लिया था कि तुम मीटिंग हाउस जा रही हो। वेडनेसडे ज़ेवियर को बताती है कि वो राक्षस एक इंसान है। उसके पैरों के निशान राक्षस से इंसान में बदल गए हैं। ज़ेवियर वेडनेसडे से कहता है कि उसे अपने विजन्स पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए, वो एक भ्रम भी हो सकते हैं। ज़ेवियर कहता है कि मेरे फादर को भी ऐसे विजन्स आते हैं और उनका इलाज एक साइकाइट्रिस्ट से चल रहा है, पर वेडनेसडे को अपने विजन्स पर पूरा यकीन है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि क्रैकस्टोन के स्टैचू के उद्घाटन के लिए सब लोग इकट्ठा होते हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल लैरिसा वेडनेसडे को स्पेशल वायलिन बजाने का काम सौंप देती है, पर अपने विजन से क्रैकस्टोन की सच्चाई जानने के बाद वेडनेसडे के मन में एक बदले की भावना जाग उठती है। थिंक की मदद से वो क्रैकस्टोन के पुतले में एक ब्लास्ट करवा देती है। धमाके की वजह से पुतले में आग लग जाती है और वो पिघलने लगता है। सब लोग डर कर इधर उधर भागने लगते हैं। तभी प्रिंसिपल लैरिसा देखती है कि वेडनेसडे इस पल को पूरी तरीके से एंजॉय कर रही है और वो फुल मस्ती में वायलिन बजा रही है। प्रिंसिपल लैरिसा समझ जाती हैं कि ये सब वेडनेसडे का ही किया धरा है और वो बाद में वेडनेसडे पर बहुत नाराज होती हैं और उसे बहुत डांटती हैं। लेकिन वेडनेसडे कहती है कि उसने ये सब नहीं किया है। उल्टा वो प्रिंसिपल लैरिसा से जेरिको शहर के लोग और क्रैकस्टोन के बारे में बताती है और कहती है कि जो इतिहास भूल जाते हैं वही उसे दोहराते हैं। लेकिन प्रिंसिपल लैरिसा कहती है कि वो ह्यूमन और आउटकास्ट के बीच रिश्ता अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वेडनेसडे उन्हें बताती है कि अब भी क्रैकस्टोन पहले के टाइम जैसा ही है, अब भी वो आउटकास्ट से नफरत करता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो बूढ़ा आदमी कैमरे में बैटरी डालकर उसे ऑन करता है, पर तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर आकर उस आदमी पर हमला कर देता है और उसे मार देता है और कैमरा ऑन होने के कारण इस इंसिडेंट की तस्वीरें उसमें खिंच जाती हैं। एनिड वहाँ पर तैयार होकर एजेक्स के साथ डेट की तैयारी करती है। फिर वेडनेसडे उसे कहती है कि अगर आज उसने तुम्हारा दिल तोड़ा तो मैं उसे तोड़ दूंगी। एजेक्स नहाने से पहले एक तौलिया शीशे पर लगा कर जाता है, पर जैसे ही वो नहाकर बाहर आता है तौलिया शीशे से नीचे गिर जाता है और वो अपने सिर पर लगे हुए सांपों को देख लेता है, जिसकी वजह से वो पत्थर बन जाता है। असल में गोर्गोन्स के सिर पर लगे सांपों को जो भी देखता है वो कुछ देर के लिए पत्थर में बदल जाता है। दूसरी तरफ एनिड वहाँ पर एजेक्स का वेट कर रही होती है। काफी देर हो जाने के बाद एनिड गुस्से में अपने पंजों से अपने पास में खड़ी बस को तबाह कर देती है। एपिसोड के लास्ट सीन्स में दिखाया जाता है कि यूजीन देखता है बॉटनी टीचर चुपचाप उस गुप्त लाइब्रेरी में जा रही है। इधर प्रिंसिपल लैरिसा को एक किताब का पन्ना फाड़ते हुए दिखाया जाता है, जिस पन्ने में वेडनेसडे की मॉम मार्टिशिया की स्टडी टाइम के समय की तस्वीर थी। दूसरी तरफ ज़ेवियर को जंगल में एक कमरे से बाहर आते हुए दिखाते हैं। उसकी गर्दन पर खरोंचों के निशान थे। जंगल में शेरिफ पुराने हॉल में उस मर्डर की छानबीन कर रहा होता है और उसे वो कैमरा मिल जाता है। आखिरी सीन में वेडनेसडे अपना नॉवल लिखते हुए सोचती है कि एडम हॉक्सटील ने लिखा था कि संयोग एक बार हो तो संयोग, दो बार हो तो सुराग और तीन बार हो तो सबूत। फिर वो कहती है कि मेरी आंखें खुली हैं और तब तक खुली रहेंगी जब तक मैं सच का पता ना लगा लूं। और बस इन्हीं लाइंस पर एपिसोड 3 की एंडिंग होती है। इस सीरीज के सारे एपिसोड्स हमारे चैनल पर अपलोडेड है। सारे एपिसोड्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे हमें और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो अब मिलेंगे ऐसी ही अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।